नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्टडी विद मोहित एकेडमी पर स्वागत करता हूं। आज का यह वीडियो एनसीईआरटी कक्षा 10 विषय विज्ञान से लिया जाएगा, जिसमें कुल 16 चैप्टर हैं और 16 चैप्टर में सबसे पहला जो चैप्टर है वह रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण है, जिसे इंग्लिश में केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन कहा जाता है। आप सभी इसके पहले कक्षा 9 की क्लास में, 8 की क्लास में या 7 की क्लास में पढ़े होंगे कि भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। रासायनिक अभिक्रिया को जानने से पहले हमें इन दोनों के विषय में जानना अति आवश्यक है। जैसा कि भौतिक परिवर्तन के बारे में लिया जाए तो हम सभी जानते हैं कि भौतिक परिवर्तन ऐसा परिवर्तन होता है जिसमें पदार्थ के आकार, आमाप अर्थात साइज, रंग और अवस्था जैसे गुण उसमें निहित होते हैं। और भौतिक परिवर्तन सामान्यतः उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है और इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। जबकि हम रासायनिक परिवर्तन में क्या जानते हैं कि रासायनिक परिवर्तन ऐसा परिवर्तन होता है जिसमें हम किसी भी पदार्थ के गुण अथवा उसके साइज और अन्य प्रकार, जैसे कि गंध में परिवर्तन होना, रंग में परिवर्तन होना, गैस का बनना, ध्वनि का उत्पन्न होना, तो रासायनिक परिवर्तन हमेशा अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है और इसमें हमेशा नया पदार्थ बनता है। जब दो पदार्थ मिलते हैं तो नया पदार्थ बनता है। अब हम जानते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। वे परिवर्तन जिसमें मूल पदार्थ से नए पदार्थ में बदल जाता है, अर्थात जो अभिकारक होता है वह रिएक्शन करने के बाद नए पदार्थ में बदल जाता है, अर्थात पदार्थ का रासायनिक संगठन बदल जाता है, उसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं और इस प्रकरण को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अगर हम आगे देखें इसके उदाहरण को तो हम बड़े आसानी से इसको उदाहरण को देख सकते हैं। आइए हम इसके उदाहरण के बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहला उदाहरण लेते हैं मैग्नीशियम रिबन को। मैग्नीशियम एक धातु होता है, उसका एक रिबन होता है। जैसे कि आप लोहे की छड़ लेते हैं, वैसे ही वायु में उपस्थित ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। अब जैसे कि हम लेंगे इसका मॉलिक्यूलर एटम में लेंगे तो 2 mg इसका हो जाएगा प्लस O2। ये मैग्नीशियम है प्लस ऑक्सीजन, ये रिएक्टेंट होता है, क्योंकि हमेशा बाएं वाले भाग में रिएक्टेंट होता है जिसे हम अभिकारक कहते हैं। और एरो बताता है कि यह एरो का मतलब होता है कि अभिक्रिया हो रही है। उसके बाद आता है जब ये दोनों अभिक्रिया करेंगे तो आपका 2 MgO जो कि हमारा यह प्रोडक्ट बनेगा, और प्रोडक्ट बनेगा तो वाइट पाउडर के रूप में बनेगा, मतलब सफ़ेद पाउडर के रूप में ये 2 MgO मतलब मैग्नीशियम ऑक्साइड आएगा। यह जो प्रक्रिया है यह स्टेट में चेंज हो रहा है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि जब हम किसी भी मैग्नीशियम रिबन को 2 सेंटीमीटर मैग्नीशियम रिबन को पहले हम उसको सैंड मार्क से मतलब रेगमाल से उसको रगड़ते हैं, उसको साफ़ कर लेते हैं, फिर उसको बर्नर के सहायता से उसका दहन करते हैं, और फिर जो दहन करने के बाद जो वायु की उपस्थिति में मैग्नीशियम के साथ अभिक्रिया होती है तो वो क्या होता है कि दहन के पश्चात हम पाते हैं कि वॉच ग्लास जो होता है उसमें मैग्नीशियम ऑक्साइड अवक्षेप के रूप में नीचे इकट्ठा होने लगता है। अब ऐसा आगे प्रश्न पूछा जाता है कि मैग्नीशियम ऑक्साइड जो होता है, जो उसका रिबन होता है, मैग्नीशियम जो रिबन होता है, उसको हमेशा क्रिया कराने से पहले साफ़ क्यों किया जाता है? क्योंकि क्रिया करने से पहले उस पर क्या होते हैं, ऑक्सीजन की परत जम जाती है और फिर अगर हम उसको गर्म करते हैं तो ऑक्सीजन से क्रिया नहीं कर पाएगी, इसलिए हम उसको मैग्नीशियम रिबन को पहले हम रेगमार से साफ़ करते हैं। दूसरा उदाहरण देखेंगे लेड नाइट्रेट। ये एक घोल है। जब लेड नाइट्रेट के घोल को पोटेशियम आयोडाइड के साथ मिलाएंगे तो क्या होगा कि ये जो लेड आयोडाइड है वो पीला अवक्षेप प्राप्त करेगा, पीला अवक्षेप, वाइट PPT, पीला अवक्षेप प्राप्त होगा और पोटेशियम नाइट्रेट बनता है। PbNO3 आपका लेड नाइट्रेट, उसके पोटेशियम आयोडाइड Ki 2Ki, इसकी अभिक्रिया करने के बाद आपका बनेगा लेड आयोडाइड PbI2 + 2KNO3, आपका पोटेशियम नाइट्रेट बनेगा। ये हमें दर्शाता है चेंज इन करंट। चूँकि यह रासायनिक अभिक्रिया है तो पहले हमने उदाहरण दिया आपको अवस्था में परिवर्तन, चेंज इन स्टेट, और दूसरी आपका उदाहरण दिया आपका चेंज इन कलर, रंग में परिवर्तन। क्योंकि आपको पहले ही बताया मैंने कि केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, रंग परिवर्तन होता है, अवस्था परिवर्तन होता है, गैस निकलता है अभिक्रिया के पश्चात। तीसरा उदाहरण देख लेते हैं। जब हम जिंक दाने को H2SO4 के साथ हम मिलाते हैं तो क्या होता है, जो जिंक होता है वो हाइड्रोजन को विस्थापित कर देता है और यहाँ आपका बनाता है
ZnSO4 और आपका हाइड्रोजन गैस निकलता है, जिसे हम इवोल्यूशन ऑफ गैस कहते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं? इवोल्यूशन ऑफ गैस, मतलब गैस का बाहर निकलना। अब हम आगे चलते हैं। केमिकल रिएक्शन जो होता है वो क्या करता है, कैसे कैसे प्लेस लेता है। जैसे कि केमिकल रिएक्शन में अवस्था में परिवर्तन होता है, चेंज इन स्टेट, कलर में परिवर्तन होता है, रंग में परिवर्तन होता है, इवोल्यूशन ऑफ गैस, गैस का उत्सर्जन होता है, चेंज इन टेम्परेचर और ताप में भी क्या होता है? परिवर्तन होता है। इस कारण हम देख सकते हैं अभिक्रिया जिनमें रासायनिक परिवर्तन होता है वो क्या कहलाते हैं? अभिकारक कहलाते हैं। अभिक्रिया जिसमें रासायनिक परिवर्तन होता है वो क्या कहलाता है? अभिकारक कहलाता है। और अभिक्रिया से बनने वाले नए पदार्थ को हम क्या कहेंगे? उत्पाद। तो इसमें हम देखते हैं क्या कि जो कोई भी मान लीजिए पदार्थ ए है और पदार्थ बी है, यह दोनों अभिक्रिया करता है तो यह अभिकारक कहा जाएगा। और जब यह क्या करता है कि आगे हम जब ये एरो लगाते हैं तो एरो का अर्थ ये होता है शो द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, मतलब यह क्या करता है कि अभिक्रिया के होने का दर बताता है कि अभिक्रिया हो रहा है। अभिक्रिया होने के बाद जो हमें प्राप्त होता है नया पदार्थ, उसे हम प्रोडक्ट कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। अगला हम देख लेते हैं रासायनिक समीकरण हम कैसे लिखते हैं। कोई भी रासायनिक समीकरण हो वह क्या करता है? रासायनिक अभिक्रिया को बताता है, रासायनिक अभिक्रिया को दर्शाता है। जैसे कि आपका मैग्नीशियम है, ऑक्सीजन साथ करेगा तो MgO बनाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैग्नीशियम किसको मिलके क्या बना रहा है? मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है। तो जिस समीकरण में दोनों ओर द्रव्यमान बराबर न हो उसे हम, उस समीकरण को हम क्या कहते हैं? स्केलेटल इक्वेशन कहते हैं, मतलब कि ककाली समीकरण कहते हैं। इसमें देखिए Mg और O2 जब ये रिएक्शन कराया गया तो इन दोनों की तरफ, मतलब कि आपका उत्पाद और अभिकारक दोनों की तरफ क्या है? द्रव्यमान बराबर नहीं है। तो जिसके दोनों तरफ द्रव्यमान बराबर न हो तो हम उसको हम क्या कहते हैं? ककाली समीकरण या फिर स्केलेटल इक्वेशन कहते हैं। अब आगे आते हैं हम संतुलित रासायनिक समीकरण, जो हमारा अगला टॉपिक है। द्रव्यमान संरक्षण के नियम अनुसार रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक और उत्पादों के परमाणुओं की संख्या बराबर होनी चाहिए। जैसा कि हम सभी जानते हैं कोई भी रासायनिक समीकरण तभी संतुलित होगा जब अभिकारक और उत्पाद दोनों तरफ क्या होगा? उनके परमाणुओं की संख्या बराबर होगी। मतलब जितने परमाणु उत्पाद की तरफ होंगे उतने परमाणु किसकी तरफ होने चाहिए? अभिकारक की तरफ होंगे, तभी वह रासायनिक समीकरण संतुलित माना जाएगा। अगर यह ऐसा नहीं होता है तो वह ककाली समीकरण कहा जाएगा। अब मान लीजिए हमारे पास असंतुलित रासायनिक समीकरण है जिसे हम ककाली समीकरण कहते हैं। अब हम उनको संतुलित करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे? मान लीजिए हमारे पास Fe+H2O एरो Fe3O4 + H2 मिला है। तो हम इसको क्या करेंगे? स्टेप वाइज स्टेप करेंगे। तो इसमें जो सबसे पहला जो स्टेप होता है, प्रथम चरण जो होता है, इसमें क्या होते हैं कि हमें जो अभिकारक और उत्पाद दोनों तरफ जो हमें परमाणु या फिर यौगिक मिले हैं उनको हमें एक बॉक्स में बना देना चाहिए। बॉक्स में बनाने से क्या होगा कि इससे हमें यह पता चल जाएगा कि किसी भी रासायनिक समीकरण में जब उसको हम संतुलित करते हैं तो इसके अंदर जो बॉक्स के अंदर होगा यह पदार्थ या आपके यौगिक, वो यौगिक या पदार्थ क्या होंगे? बदल नहीं सकते, केवल इन्हीं से करेंगे। अगर जैसे Fe और H2O है तो ये इन्हीं से अभिक्रिया करेगा, ना कि इसके बाहर से कोई तत्व सोडियम क्लोरीन ये सब नहीं आ पाएगा। अगर ऐसा होता है तो वह समीकरण संतुलित नहीं होगा। तो दोनों तरफ रासायनिक समीकरण से पहले सबसे क्या करेंगे? हम एक बॉक्स को बनाएंगे। दूसरा स्टेप लेते हैं। दूसरे स्टेप में हम क्या करते हैं कि जो हमें प्राप्त है परमाणु संख्या या फिर यौगिकों की संख्या, हम उनके परमाणुओं की एक सूची संख्या बनाएंगे। सूची संख्या के लिए क्या होगा? सूची संख्या बनाया क्यों जाता है? इसमें क्या होगा कि सूची संख्या जो हम बनाएंगे, डू नॉट चेंज एलिमेंट और कंपाउंड इन रिएक्शन, क्योंकि इसमें क्या होगा कि कंपाउंड और जो रिएक्शन जो एलिमेंट है उनके कंपाउंड रिएक्शन में क्या करेंगे? चेंज नहीं करेंगे। जैसे Fe है तो हम LHS लेते हैं। LHS का मतलब होता है कि हमारा क्या होगा? अभिकारक, और RHS का मतलब क्या होगा? उत्पाद की तरफ। तो Fe LHS में जो है एक परमाणु है और उसके बाद RHS मतलब उत्पाद की तरफ 3 परमाणु है। देखिए 3 परमाणु है और इधर कितना है? 1 परमाणु है। हाइड्रोजन यह अभिकारक की तरफ 2 है और इधर कितना है? 2 है। ऑक्सीजन इधर देखिए 1 है अभिकारक की तरफ, उत्पाद की तरफ ऑक्सीजन कितना है? 4 है। अतः ये संतुलित तो है नहीं, तो संतुलित हम कर रहे हैं ककाली समीकरण को। संतुलित करने के लिए सबसे पहले हम बॉक्स बनाए। अब दूसरा स्टेप में हमने परमाणुओं की संख्या की सूची बनाई और इससे हमें यह पता चल गया कि जो अभिकारक और उत्पाद है उसमें तत्वों की संख्याएँ दोनों तरफ कितनी हैं। अब जब हम तीसरा स्टेप लेंगे तो तीसरे स्टेप में हम यह जानेंगे कि सबसे अधिक परमाणु तत्वों को चुनकर उसमें ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या को चुन लेंगे।
जैसे कि सबसे अधिक जो होगा वो H2O में देखिए और Fe3 में। हमने ऐसा पहले ही देखा था इसमें कि इसमें भी और इसमें दोनों का मिला के देखेंगे कि किधर परमाणु संख्या सबसे ज़्यादा है। तो ज़्यादा किसकी है? ऑक्सीजन की। किधर ज़्यादा है? देखिए RHS की तरफ, मतलब कि उत्पाद की तरफ। तो हम इसको क्या करेंगे, सबसे अधिक परमाणु वाली संख्या को हम चुनेंगे और इसमें ऑक्सीजन के परमाणु संख्या क्या करेंगे, चुन लेते हैं। तो ऑक्सीजन क्या होगा, जो अभिकारक है उसमें प्रारंभ में कितना है 1 और इसमें प्रारंभ में कितना है, उत्पाद में 4 है। हम संतुलित करने पर हम क्या करते हैं कि 4 है तो इसको भी हम 4 बनाना चाहेंगे। जैसे ही हम 4 इसको बनाएंगे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 से मल्टीप्लाई करने पे क्या होता है कि 4 से मल्टीप्लाई करने पे भी अभिकारक और उत्पाद दोनों तरफ परमाणु की संख्या कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। अब जो 41 समीकरण आपको यहाँ देखने को मिला था FeH2O एरो Fe3O4 प्लस H2, अब यह क्या होगा, अब यह समीकरण क्या हो जाएगा Fe+4H2O Fe3O4 प्लस H2O। चौथा हम स्टेप क्या लेंगे, अब हाइड्रोजन परमाणु संख्या को संतुलित करेंगे। तो इसमें हमने देखा क्या कि प्रारंभ में इसमें हाइड्रोजन परमाणु संख्या, क्योंकि हमने 4 का गुणा कर दिया था उसमें, तो 4H2O 4H2O हो जाएगा। तो 4 दूना 8, पहले क्या होगा, अभिकारक में 8 परमाणु संख्या है और इसमें कितना है आपका, अगर हम देखेंगे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, तो इसमें क्या होगा 2 है, तो 2 है। तो यहाँ 8 है, यहाँ 2 है, तो 4 का गुणा कर देंगे तो ये भी 8 हो जाएगा, ये भी 8 हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे क्या करते हैं, हम 4 का गुणा करते हैं। पाँचवा स्टेप क्या होगा, अब हम ये देखेंगे। तो अब हम ये करने के बाद समीकरण ये पा गए Fe4H2O Fe3O4 प्लस 4H2। अब तीसरा जो हम होगा क्या होगा, लोहा को हम क्या करेंगे, चुनेंगे। क्योंकि मैंने क्या किया था, सबसे पहले किसको लिया था, सबसे पहले हमने आपको सबसे पहले बता दिया कि हमने ऑक्सीजन को लिया, दूसरी बार में हमने किसको लिया, हाइड्रोजन को। अब लेंगे Fe मतलब लोहा को। पहले यह अभिकारक में 1 था, उत्पाद में 3, और फिर संतुलित करेंगे तो 3 का गुणा करने पे 3 इधर भी हो जाएगा, 3 क्या हो जाएगा, इधर भी हो जाएगा। इस तरह से जो हमारा समीकरण प्राप्त होगा वह क्या होगा, 3Fe 4H2O Fe3O4 और 4H2। छठवें स्टेप में हम क्या देखेंगे, दोनों तरफ परमाणु की संख्या को बराबर कर दिए हैं और यह जो संतुलित करने की विधि है इसे हम हीट एंड ट्रायल विधि कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, हीट एंड ट्रायल विधि। अब 7वें चरण में हम क्या देखेंगे, 7 स्टेप में देखेंगे भौतिक अवस्थाओं का संकेत लिखना। अगर ठोस है तो स्मॉल S से इंडिकेट करेंगे, अगर गैस है तो स्मॉल G से, अगर द्रव है तो स्मॉल L से। यदि अभिकारक और उत्पाद में जल में मिला हुआ है, जल का घोल है, तो वहाँ इक्वस लिखेंगे AQ, ठीक है, मज्जली विलयन। आप सभी जानते हैं कि अगर कोई भी समीकरण है, तो जैसे कि ये समीकरण है आपका, तो ये तीर बताता है कि अभिकारक में क्रिया हो रही है और आगे बढ़ रही है, तब उत्पाद के लिए बनेगा। तो ये जो तीर होगा, इस तीर के ऊपर जो होता है, इसके ऊपर हम जानते हैं क्या होता है, इसके ऊपर हम क्या क्या लिख सकते हैं, ताप, दाब, उत्प्रेरक के तीर के निशान को हम ऊपर लिखते हैं। ताप जानते हैं, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया ऐसी होती है जो ताप घटाने या बढ़ाने से होती है, कोई ऐसी रासायनिक अभिक्रिया होती है जो ताप को घटाने या बढ़ाने से होती है, और कुछ होते हैं उत्प्रेरक। उत्प्रेरक मतलब क्या होता है, जो अभिकारक में उपस्थित परमाणुओं या यौगिकों के मिलने पर उसकी गति को तीव्र कर देता है, तो वो उत्प्रेरक कहलाता है। जैसे आपका कार्बन डाइऑक्साइड और H2O है, कार्बन मोनोऑक्साइड और H2O है, इसको हम जब 340 ATM मतलब 340 ATM का दाब दे रहे हैं तो हमारा बन रहा है आपका CH3OH, ठीक है। अब हम देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। ध्यान दीजिए, रासायनिक अभिक्रिया के कितने प्रकार होते हैं ये जानना बहुत ज़रूरी है। फिलहाल इसमें हाई स्कूल में हमें 5 प्रकार के रासायनिक अभिक्रियाओं को पढ़ना है। पहला है संयोजन अभिक्रिया, दूसरा है वियोजन अभिक्रिया, तीसरा है विस्थापन अभिक्रिया, चौथा है द्विविस्थापन अभिक्रिया और 5वां है आपका अपचयन और उपचयन अभिक्रिया। यहाँ हम सबसे पहले देखना चाहेंगे कि संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं संयोजन अभिक्रिया से पहले कि इस अभिक्रिया से पहले कोई भी अगर आपके पास रासायनिक समीकरण है, कोई रासायनिक अभिक्रिया है, तो क्या होता है कि एक तत्व का परमाणु दूसरे तत्व के परमाणु में नहीं बदलता है। ध्यान दीजिएगा, जैसे FeH2O है तो उसके मिलने के बाद आपका NaCl नहीं बन जाएगा, वह अभिक्रिया करेगा तो Fe के साथ ही करेगा, ठीक है, SO4 या Fe3 के साथ ही करेगा और किसी के साथ अभिक्रिया नहीं करेगा। और ना कोई परमाणु क्या होता है बाहर जाता है और ना कोई परमाणु उसके अंदर आता है। तो हम समझ सकते हैं
केवल परमाणुओं के बंध टूटने और जुड़ने से नए पदार्थ का क्या होते हैं, बनते हैं। इस प्रकार से हम जान सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया में तत्व क्या होता है, कोई एक्स्ट्रा तत्व नहीं आ सकता है, बल्कि अभिकारक में जो हमारे पास तत्व रहेंगे या परमाणु रहेंगे उन्हीं के साथ उनके बंध टूट के आपस में वो क्या करेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया करके नया पदार्थ बनाएंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं सबसे पहली अभिक्रिया है आपका संयोजन अभिक्रिया। ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद बनाते हैं। अब ध्यान से सुनिएगा, ऐसी अभिक्रिया जो क्या होते हैं कि दो या दो से अधिक अभिकारक मतलब दो या दो से अधिक परमाणु या यौगिक मिलकर केवल एक ही प्रकार के उत्पाद बनाते हों तो उसे हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। और इसमें क्या होता है, अधिक ऊष्मा उत्पन्न होती है। जैसे कि हम इसमें पहला देखते हैं कि कैल्शियम ऑक्साइड है, CaO, यह ठोस अवस्था में है। जब इसको हम लिक्विड जल के अवस्था मतलब H2O के साथ जब हम इसको मिक्स करते हैं, मिलाते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड को हम बिना बुझा हुआ चूना भी कहते हैं। जब इसको हम जल के साथ मिलाते हैं तो हम क्या देखते हैं कि बुझा हुआ चूना हमें क्या होता है, प्राप्त होता है। तो इसमें क्या होता है, जब बुझा हुआ चूना प्राप्त होता है तो इसमें हीट निकलती है। आपने पहले देखा होगा, जब पुराने घरों में गांव में देखा होगा कि वहाँ पे एक बड़ा सा नाद होता था, मतलब कि बहुत बड़ा बर्तन होता था जो सीमेंट का बनाया जाता था। उसमें पानी डाला जाता था और उसमें क्या कैल्शियम ऑक्साइड को मिलाया जाता था बिना बुझा हुआ चूना। तो बाद में देखते हैं उसमें बुलबुले निकलते थे और फिर उसको कुछ देर के बाद उसको सेक करते थे कि डंडे से या किसी से भी सेक करके हिला के फिर उसके बाल्टी में ले करके उसकी पुताई किया करते हैं। तो वही चीज़ है। तो ये एडिशन रिएक्शन शो करता है। जैसे बुझे हुए चूने का उपयोग हम दीवारों को सफ़ेदी के लिए करते हैं, जैसा कि आप सभी जानते हैं। ठीक है, और उसके बाद ये ध्यान दीजिए कि जो CaO है यह वायु में उपस्थित CO2 के साथ मिलकर दीवार में क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट की परत बनाती है। जब हम उसको क्या करते हैं, बाल्टी में भरते हैं और पुताई करते हैं, तो पुताई करने के बाद जो दीवार होता है वह वायु के साथ मिलकर, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलकर कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण करता है और दीवार पे एक परत सी जम जाती है। और उस वक्त वह क्या होता है, गीला होता है। जब वो सूखने लगता है तो दीवारों पे क्या होती है, हमें चमकदार सफ़ेदी दिखाई देने लगती है। इस तरह से हम देखते हैं दूसरा उदाहरण। जैसे कि आप देख सकते हैं दूसरा उदाहरण आपका क्या है, दूसरा उदाहरण जैसे कोयले का दहन। जब हम कोयले को क्या करते हैं, भट्टियों में जलाते हैं, तो आपने हमेशा देखा होगा तो कोयलों को जलाने के बाद वो क्या होता है कि उसमें से भी ऊष्मा निकलता है। कार्बन और ऑक्सीजन जब मिलते हैं तो CO2 का निर्माण करते हैं। कोयलों को जलाने से क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होता है। तीसरा, जल का निर्माण। H2 और O2 मतलब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मिलकर जल का निर्माण करते हैं। तो ये रही संयोजन अभिक्रियाएँ की 3 उदाहरण, बिना बुझा हुआ चूना, कोयले का दहन और जल का निर्माण। अब चूँकि हम संयोजन अभिक्रिया पढ़ रहे हैं इसलिए इसमें ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया पढ़ना बहुत आवश्यक है, क्योंकि जिन अभिक्रिया में उत्पाद के साथ ऊष्मा का भी निर्माण होता है, ऊष्मा बनता है, उसमें ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि हम प्राकृतिक गैस को जलाते हैं, हम श्वसन लेते हैं और उसके बाद क्या होता है, कंपोस्ट बनाते हैं। कंपोस्ट मतलब क्या होता है, सड़े गले खाद्य पदार्थों को कई दिनों रखने के बाद वो क्या होता है, धीरे धीरे उसमें ऊष्मा निकलती है, उसके परमाणु जुड़ते हैं और जुड़ने के बाद वो क्या करते हैं, कंपोस्ट का निर्माण करते हैं। ठीक है, इस तरह हम वियोजन अभिक्रिया को पढ़ेंगे। लेकिन इससे पहले हम आप सभी को एक बार ज़रूर यह अवगत कराना चाहेंगे, बताना चाहेंगे कि यदि आपको यह मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ शेयर कीजिए, लोगों को सब्सक्राइब करने के लिए कीजिए, ताकि सभी को अच्छे से पढ़ने का मौका मिले। जो घर पे बैठे हुए हैं, जो स्कूल नहीं जा पा रहे हैं किसी कारणवश, वो भी इससे अच्छे से पढ़ सकें। और इसको इतना फैलाइए कि ताकि जो बच्चे इससे अछूते हैं वो भी अच्छे से पढ़ सकें। प्लीज़ इसको लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, तथा इसमें जो भी कुछ त्रुटियाँ उसको कमेंट में लिख के पूछें, बताएं, हम उसको सुधार करेंगे और इससे अच्छा वीडियो भी आगे हम अपलोड करते रहेंगे, जिससे मेरा आत्मविश्वास बढ़ता है अगर आप लाइक सब्सक्राइब करते हैं। तो आगे देखते हैं वियोजन अभिक्रिया। वियोजन मतलब होता है टूटना, अपघटन, वियोजन को अपघटन भी कहते हैं। ऐसी अभिक्रिया होती है जिसमें एकल अभिकर्मक, ध्यान दीजिएगा, एकल अभिकर्मक मतलब केवल एक अभिकर्मक टूट कर क्या होते हैं, छोटे छोटे उत्पाद बनाते हैं, तो वियोजन अभिक्रिया कहलाते हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि फेरस सल्फेट, ध्यान दीजिएगा, फेरस सल्फेट क्या होता है कि ये क्रिस्टल होती है।
फेरस सल्फेट को हम लेबोरेटरी में क्या करते हैं कि एक बर्नर लेते हैं और उसको जलाते हैं। उससे पहले हम क्या करते हैं, किसी भी क्वथन नली में फेरस सल्फेट की क्रिस्टल ले लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये प्रयोग करते वक्त इसमें से जो गंध निकलती है, तीक्ष्ण गंध निकलती है, और इसमें क्या होता है कि उसमें वियोजन का कार्य करता है, जिससे कि इस गंध को कभी सूंघना नहीं चाहिए क्योंकि बहुत हानिकारक होता है। और इस तरह से हम फेरस सल्फेट को क्या करते हैं, जब हीट करते हैं तो फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड में टूटता है, क्योंकि उष्मा के द्वारा दी गई वियोजन अभिक्रिया को ऊष्मीय वियोजन कहते हैं। अब चूंकि नाम है वियोजन अभिक्रिया, तो वियोजन मतलब टूटना, और टूटेगा तब जब हम इसको बाहर से कुछ ना कुछ इसको क्या करेंगे, देंगे, प्रोवाइड करेंगे। तो इसके लिए क्या होता है कि हम या तो फिर उष्मा देते हैं, या तो हम सूर्य का प्रकाश देते हैं, या तो फिर हम विद्युत का अपघटन कराते हैं, तभी तो वियोजन होगा, तभी तो टूटेगा। इस प्रकार से हम देख सकते हैं, जब हम फेरस सल्फेट को हम हीट देते हैं तो वो Fe2O3 सॉलिड में टूटता है, फेरिक ऑक्साइड में टूटता है, और उसके बाद आपका सल्फर डाइऑक्साइड में होता है गैस के रूप में, और फिर सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस के रूप में होता है। इसके हम ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया जानते हैं। ऊष्मीय वियोजन मतलब क्या होता है कि उष्मा के देने के बाद जो अभिक्रिया होती है। अब चलिए हम देख लेते हैं ऐसा कौन कौन सा अभिक्रिया हो सकता है, इसके हम कुछ उदाहरण देख लेते हैं आसानी से। सबसे पहला आपका CaCO3, जब हम इसको क्या करते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते हैं तो बुझा हुआ चूना हमको मिलता है, CaO मिलता है, और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या होता है, बाहर निकलता है। दूसरा आपका है लेड नाइट्रेट का। लेड नाइट्रेट को हम जब क्या करते हैं, ताप देते हैं। जैसे हम लेड नाइट्राइट को हम क्या करते हैं, ताप देंगे, चूँकि लेड नाइट्रेट के हम क्या करते हैं, चूर्ण लेते हैं और उसको परख नली में डालते हैं लगभग 2 ग्राम, फिर उसको बर्नर से क्या करते हैं, होल्डर से पकड़ के उसको गर्म करते हैं। तो लेड नाइट्रेट को जब जैसे ही हम ताप देंगे, वह क्या होगा कि ज्वाला, मतलब जैसे ही ताप पाएगा वह लेड ऑक्साइड में टूटेगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का भूरे रंग का धुआं उसमें से निकलेगा। ध्यान दीजिएगा, भूरे रंग का धुआं निकलेगा और ऑक्सीजन गैस क्या होगा, वो बाहर निकलेगा। अब अगला हम देखते हैं, जैसे कि आपका तीसरा उदाहरण है जल का वैद्युतीकरण, मतलब कि वैद्युत अपघटन कराते हैं। अब जल का वैद्युत अपघटन हम कैसे कराएंगे? जल का वैद्युत अपघटन यह भी आपका एक वियोजन रासायनिक अभिक्रिया है, वियोजन अभिक्रिया है। तो हम एक प्लास्टिक का मग ले लेंगे, और प्लास्टिक मग लेने के बाद क्या करेंगे कि उसमें मग के नीचे वाले भाग में 2 छोटा छोटा छिद्र करेंगे और उसमें 2 रबड़ का डॉट लगा देंगे। और वह क्या करेंगे कि उस रबड़ के डॉट, जो 2 रबड़ के डॉट लगाए जाएंगे, उसमें 2 आपके पास इलेक्ट्रोड लगा देते हैं, एक कैथोड और एक एनोड, और उसको क्या करते हैं कि 6 वोल्ट बैटरी के साथ जोड़ देते हैं। और फिर जो हम डॉट लगाने के बाद हमने इलेक्ट्रोड लगाया है, उस इलेक्ट्रोड को क्या करते हैं, हम 1-2 परख नली से एक एक करके उनको ढक देते हैं मग में, और फिर हम उसमें क्या करते हैं कि जल मिलाते हैं। जैसे ही उसमें जल मिलाएंगे तो वो जो ग्रेफाइट की रॉड है, जो आपका इलेक्ट्रोड डाले हो, वो ग्रेफाइट का रॉड ही होता है, जिसमें एनोड और कैथोड 2 होते हैं। और जब हम बैटरी उससे जोड़ेंगे तो बैटरी से जोड़ने के पहले एनोड, मतलब इलेक्ट्रोड और बैटरी के जोड़ने के पहले बीच में क्या हम स्विच लगा देते हैं। तो क्या करते हैं, दोनों इलेक्ट्रोड पर क्या देखते हैं आप कि जैसे आप धारा प्रवाहित करेंगे, दोनों इलेक्ट्रोड के आप देखेंगे बुलबुले बनते हुए दिखाई देंगे। और यह क्या करेंगी कि नली से जल को हमेशा क्या करेंगे, विस्थापित करेंगे। इस तरह से हम क्या करेंगे, जब हम इसके भाप को जब निकलता रहेगा, तो जो हमने इलेक्ट्रोड के ऊपर परख नली को लगाया है, उस परख नली को हटा देते हैं, और उस परख नली हटाने के बाद उसमें गैस निकलती है। अब हम जांच करेंगे कि मोमबत्ती को, जलती मोमबत्ती के सामने ले जाएंगे। जैसे ही जलती मोमबत्ती के सामने ले जाएंगे, मोमबत्ती क्या हो जाएगी, बुझ जाएगी। हमें यह पता चलेगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या हो रही है, सर्जित हो रही है। अगला आपका है AgCl2। अब चौथा आपका उदाहरण है AgCl2। AgCl2 मतलब होगा सिल्वर क्लोराइड, या धूसर रंग का हो जाता है जब सूर्य के प्रकाश में आता है। सूर्य के प्रकाश में आने पर यह क्या होता है, धूसर रंग का आपका Ag बनता है, आपका सिल्वर और क्लोराइड। ये भी देखिए, एक एकल पदार्थ टूट के क्या कर रहा है, 2 अलग अलग पदार्थ बना रहे हैं। अब जैसे आप AgBr2 भी ले सकते हैं। ये दोनों क्या होगा, AgCl2 और AgBr, ये दोनों क्या होते हैं, इनका उपयोग श्याम श्वेत फोटोग्राफी में किया जाता है। जो ब्लैक एंड वाइट जो आपका फोटोग्राफी होती है, उसमें इसका उपयोग किया जाता है। इस प्रकार से हम आगे देखेंगे कि वियोजन अभिक्रिया के लिए उष्मा की ज़रूरत होती है, प्रकाश की ज़रूरत होती है, और विद्युत की आवश्यकता होती है। अगला हमारा जो अभिक्रिया है दूसरा, वह आपका है आपका विस्थापन अभिक्रिया।
विस्थापन अभिक्रिया जब कोई एक तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है। अभिकारक में ही जब दो अभिकारक को हम साथ लेते हैं तो उसमें से एक यौगिक, समझ कीजिए दो अभिकारक हमने साथ में लिया, तो इसमें क्या होगा, विस्थापन में एक, सपोज किए आपका ये हो गया A+BC, तो इसमें क्या होगा कि एक पदार्थ दूसरे पदार्थ को क्या करेगा, डिस्प्लेस कर देगा और यह A पदार्थ C के पास आ जाएगा, तो आपका बन जाएगा B+AC। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये विस्थापित कर रहा है। मतलब हम अब ये विस्थापित क्यों कर रहा है, अगर इसको हम और डिटेल से पढ़ना चाहेंगे तो हमें ये पता चलेगा कि जब किसी कम प्रतिक्रियाशील धातु का लवण साल्ट किसी अधिक प्रतिक्रियाशील धातु से अभिक्रिया कराता है तो अधिक प्रतिक्रियाशील धातु क्या होगा, कम प्रतिक्रियाशील धातु को उस लवण में से क्या कर देगा, विस्थापित कर देगा, और इस अभिक्रिया को क्या कर देंगे, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे हम ले लेते हैं आपका फेरस, मतलब आयरन जो है, जब हम आयरन को क्या करते हैं, कॉपर सल्फेट के साथ मिक्स करते हैं, मिलाते हैं, तो हमारा बनता क्या है, और आयरन सल्फेट बनता है। अब देखिए ये जो कॉपर है ये कम क्रियाशील है किसकी अपेक्षा, आयरन की अपेक्षा, इसलिए आयरन क्या होगा, कॉपर की जगह ले लेगा और कॉपर क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो यह कहलाता है आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, मतलब विस्थापन अभिक्रिया। इसी तरह से हम जिंक को हम जब सल्फेट के साथ लेते हैं तो जिंक को कॉपर सल्फेट के साथ लेंगे तो जिंक भी क्या है, कॉपर से ज़्यादा क्रियाशील होता है, इसलिए कॉपर बाहर हो जाएगा और जिंक क्या हो जाएगा, उसके साथ क्रिया कर जाएगा, तो बना देगा जिंक सल्फेट और कॉपर आपका बाहर हो जाएगा। तीसरा आप लेते हैं तो लेड लेते हैं। लेड को जब हम कॉपर क्लोराइड से कराते हैं तो कॉपर फिर Pb से क्या होता है, कम क्रियाशील होता है, इसलिए अब क्या होगा कि लेड क्या होगा, कॉपर का स्थान ले लेगा और PbCl2 बनाएगा और Cu बनाएगा। इस तरह से हम ये देख सकते हैं कि जिंक, लेड और जो फेरस है वो कॉपर की अपेक्षा अधिक क्या होते हैं, क्रियाशील होते हैं और इसे विस्थापित कर देते हैं। इस तरह से यह विस्थापन अभिक्रिया कहलाती। अब हम अगला देखेंगे। अगला हमारा है चौथा नंबर है द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया वे अभिक्रियाएं होती है जिनमें अभिकारकों के बीच दो अलग अलग आयनों का आदान प्रदान होता है, उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे आपका AB है प्लस CD है, जब ये एरो आपका जब अभिक्रिया करता है तो आपका AC प्लस क्या बना लेगा, आपका BD बना लेगा। तो इस तरह से इसमें दोनों अभिक्रियाएं आपस में क्या करती हैं, आदान प्रदान कर लेती हैं, तो इसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे आपका सोडियम सल्फेट है, जब ये बेरियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करता है तो आपका क्या बनाता है कि बेरियम सल्फेट जो अघुलनशील अवक्षेप प्राप्त होता है और बनाता है आपका सोडियम क्लोराइड। देखिए यहाँ बात आती है अवक्षेप की। अवक्षेप किसे कहते हैं, तो अवक्षेप मतलब होता है अभिक्रिया के बाद कोई भी दो पदार्थ मिलकर अभिक्रिया कर रही हैं तो अभिक्रिया के बाद जो पदार्थ अभिक्रिया न करता हो, अर्थात जो अपशिष्ट हो, बचा हुआ पदार्थ हो, जो तली के नीचे बैठ जाता है, तली के नीचे, तो उसे हम कहते हैं अवक्षेप। अब अगली हम अभिक्रिया देखेंगे कि आपका उपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसमें उपचयन अभिक्रिया का मतलब ऐसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन मतलब ऋणात्मक का योग हो। दो अभिक्रियाएं, दो अभिकारक मिले हैं तो इसमें क्या होता है कि इसमें ऑक्सीजन या ऋणात्मक का योग हो तथा हाइड्रोजन या धनात्मक का ह्रास हो या कमी हो तो उसे उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि देखिए Mg है, Mg में क्या है, धनात्मक है और ऑक्सीजन में क्या है, ऋणात्मक है। तो जो धनात्मक होता है वह क्या करता है, ऋणात्मक को अवशोषित अगर कर लेता है तो ये ऐड कर लेता है, मतलब कि आपका ऋणात्मक का योग और धनात्मक का क्या होता है, ह्रास होता है। तो ऐसी अभिक्रिया को हम कहते हैं क्या, उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। अगला है आपका अपचयन अभिक्रिया। अपचयन अभिक्रिया वह अभिक्रिया होती है जिसमें क्या होता है कि हाइड्रोजन मतलब धनात्मक का योग होता है और ऑक्सीजन का ह्रास मतलब कि ऋणात्मक की क्या होती है, कमी होती है, तो वहाँ होता है अपचयन अभिक्रिया। जैसे ये आपका पॉजिटिव है, ये आपका निगेटिव है, तो जैसे ही ये आपका पॉजिटिव क्या होगा कि ह्रास मतलब इसका क्या होगा, योग होगा इसके साथ, तो बनाएगा आपका हाइड्रोजन क्लोराइड। आपने ये तो देख लिया कि उपचयन अभिक्रिया क्या होता है और अपचयन अभिक्रिया क्या होता है। तो रासायनिक अभिक्रियाओं में कुछ ऐसी भी अभिक्रियाएं होती हैं जिसमें दोनों प्रकार की अभिक्रियाएं होती हैं। तो ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें एक पदार्थ अभिकारक मतलब एक अभिकारक अपचयित होकर दूसरा अभिकारक अपचयित हो जाता है, मतलब कि हम कह सकते हैं कि जिसमें
अपचयन और उपचयन दोनों होता है, एक अपचयित होता है, एक उपचयित होता है। तो जिसमें अगर अभिकारक हैं, इसमें दोनों में क्रिया कराने के बाद एक तो आपका अपचयन हो रहा है, एक आपका उपचयन हो रहा है। तो जिसमें जिस रासायनिक अभिक्रिया में दोनों क्रिया साथ साथ हों तो उसे हम कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। देखिए यहाँ कॉपर ऑक्साइड है, हाइड्रोजन साथ मिलता है, तो ये क्या करता है, ध्यान दीजिए, जब कॉपर क्या होता है, कॉपर से ऑक्सीजन का अलग होना, मतलब कि ऋणात्मक का ह्रास होना, तो ये अपचयन हो गया। और हाइड्रोजन का क्या करना, हाइड्रोजन का मतलब धनात्मक को ऑक्सीजन का ग्रहण करना, तो जो ऑक्सीजन का ग्रहण करेगा वो, तो अब आपका क्या कहलाएगा, उपचयन। तो ये दोनों अभिक्रियाएं एक ही समीकरण में हो रही हैं, तो इसलिए ये क्या कहलाएगा, रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाएगा। अगला आपका है संक्षारण। संक्षारण किसे कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। संक्षारण हम अच्छी तरह जानते हैं। आपने कभी कभी देखा होगा कि जो लोहा है, अगर आप उसको कई दिन ऐसे नमी में रख देते हैं तो लोहे पे क्या होती है, एक फेरस ऑक्साइड की परत जम जाती है, जो हल्का भूरे रंग की, ग्रीन कलर की हल्की हल्की दिखाई देती है, जिसको हम क्या कहते हैं कि उसके बाद छोड़ने के बाद वो झड़ने लगता है, तो उसको ही संक्षारण कहते हैं। अब यहाँ बात ये आती है कि जब कोई धातु, जैसे कि कोई भी धातु हो, अगर वह पानी और वायुमंडल के संपर्क में आती है तो धातुएं धीरे धीरे अवांछित पदार्थों जैसे ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड, कार्बोनेट आदि में परिवर्तित होने लगती हैं। तो धातुओं का अवांछित यौगिकों में परिवर्तन की प्रक्रिया को ही संक्षारण कहते हैं। ठीक है, उस पर जमने के बाद, जैसे लोहे में आपका फेरस ऑक्साइड जमने के बाद नमी के कारण जब जमता है तो अवांछित यौगिक होता है, तो फेरस ऑक्साइड बना लेता है ना। तो अभी भी बात आई ना कि जब कोई धातु होगा या तो ऑक्साइड बनाएगा पानी या नमी के साथ मिलने के बाद, या तो हाइड्रोक्साइड बनाएगा या तो कार्बोनेट बनाएगा। तो ऐसा करने पर ऐसे यौगिक में परिवर्तित होने की क्रिया को हम क्या कहते हैं, संक्षारण कहते हैं, जैसे लोहे का संक्षारण। अब इसमें अगली बात आती है विकृत गंधिता की। विकृत गंधिता ये क्या होता है, विकृत गंधिता मतलब होता है कि विकृत गंधिता तेल या वसा युक्त खाद्य पदार्थ उपचयित होकर अपना स्वाद एवं गंध को बदल लेते हैं, तो यह घटना विकृत गंधिता कहलाती है। मतलब कि आप क्या करें कि जैसे देखा होगा बच्चे चिप्स खाते हैं, तो चिप्स खाते हैं तो चिप्स में क्या होता है कि नाइट्रोजन गैस भरी रहती है। अब जैसे जैसे चिप्स के पैकेट को हम कई दिन तक रख लेते हैं तो धीरे धीरे वो गैस बाहर रिसने लगता है, और ऐसा करने पर क्या होता है, उसका स्वाद और गंध दोनों क्या होता है, बदल जाता है। तो इस खराब होने की प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे, विकृत गंधिता। इस तरह से दोस्तों आज यह एनसीईआरटी विज्ञान कक्षा 10 की पहला चैप्टर जो है वह आपका समाप्त होता है। रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण चैप्टर समाप्त होता है। आशा है आपको बहुत अच्छा लगा होगा, और प्लीज़ अगर अच्छा लगा होगा तो इसको लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।